हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम यहाँ हर दिन टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 16 जनवरी 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाले जो हमारे सेशंस हैं करंट अफेयर्स के, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि इन सभी पेपर्स में करंट अफेयर्स का एक अच्छा खासा वेटेज होता है और बिना करंट अफेयर्स तैयार किए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन पेपर्स को निकालना। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर्स की एक बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना होने पाए, तो आप हमारी इन क्लासेस को ज़रूर फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस और लेक्चर्स टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। ठीक है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो कम से कम 10 दिन का ट्रायल देकर देखिए हमारे इन वीडियोज़ को। डेफिनेटली इसका जो रिजल्ट है वो आपको अपने नॉलेज में दिखाई देगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स पर जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होते जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल यानी 12 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर प्रश्न में और आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए इसको समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन्हीं बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा यह है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर GS की टेस्ट सीरीज़ है। इस वीडियो का फ्री PDF आपको यहाँ पर मिलेगा। करंट अफेयर्स के नोट्स यहाँ पर हैं, YouTube के वीडियो नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे इस एप्लीकेशन में। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रेपरेशन में। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की क्लास पर अपने आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। और सबसे पहले हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी कि हमने जो 12 क्वेश्चंस एक दिन पहले किए होते हैं उनको यहाँ हम दोबारा से सरसरी निगाह से 1 लाइनर फॉर्मेट में देखते हैं। ठीक है, तो कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, जनवरी 2026 पे मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। ये हैं दीना पॉवेल मैककॉर्मिक। नेक्स्ट था 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो भारत इस साल होस्ट रहने वाला है ब्रिक्स के लिए, और जो 17वां एडिशन था 2025 में ब्रिक्स का, उसको होस्ट किया था ब्राज़ील देश ने। ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं, यहाँ पर हम बस रिवीजन कर रहे हैं। और इस साल के लिए लोगो क्या है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, तो कमल और नमस्ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया। तो ये है उड़ीसा का पुरी। क्वेश्चन नंबर 4 था 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेज़बानी की है। तो ये है जयपुर सिटी। और 15 जनवरी 2026 को हमारा 78वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है। इनका नाम है सर्जियो गोर। क्वेश्चन नंबर 6 था बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। तो ये है 2026 तक। ये जो क्वेश्चन था इसमें एक बारीकी थी और आई एम वेरी हैप्पी कि आप सब लोगों ने उस पॉइंट को समझा था, क्योंकि टेस्ट में भी एक क्वेश्चन था और सबने सही जवाब दिया था कि 10% तक अगर हम कम करने की बात करेंगे तो 2026 टारगेट है, और ओवरऑल बाल विवाह मुक्त भारत हमें बनाना है 2030 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है। तो ये है दक्षिण अफ्रीका, और ये इवेंट हुआ है द केप ऑफ गुड होप पर। इसमें पार्टिसिपेटिंग देश कौन से हैं, चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 8 था जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभ्यारण्य घोषित किया है। तो ये है केरला राज्य में।
नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अक्का पड़े योजना की मंजूरी दी है? तो ये थी कर्नाटका की सरकार। नेक्स्ट है, भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये IIT कानपुर ने इसको लॉन्च किया है। इसे IIT कानपुर की एक्सटेरा रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 था, जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो इसकी मेज़बानी भारत के नई दिल्ली शहर में की गई है। सम्मेलन के अध्यक्ष थे हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 12 था, जनवरी 2026 में एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो इनके नए क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो गया है छत्तीसगढ़ के कैपिटल रायपुर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के, और हमने कल इन क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप इनकी डेप्थ तक जाना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को थोड़ा और समझना चाहते हैं, इनकी डिटेलिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कल के लेक्चर के बाद इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास पर हम अपने आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 का जो Q1 है, इसमें भारत की रैंक क्या रखी गई? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंडेक्स होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2026 का जो Q1 है उसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? आंसर है 80। हम 80वीं पोजीशन पर हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हर फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 में भारत 80वें स्थान पर है। वर्तमान में भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के 55 देशों में बिना वीज़ा यानी वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल की यात्रा कर सकते हैं। ये फैक्ट याद रखिएगा, कितने देशों में हमें वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है? तो 55 देशों में। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट साबित हुआ अफगानिस्तान का और सबसे मजबूत पासपोर्ट है सिंगापुर का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। ठीक है, टॉप 3 देश यहाँ पर देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पर है सिंगापुर अकेले, दूसरे पर जापान और दक्षिण कोरिया एक साथ इस पोजीशन को शेयर कर रहे हैं, यानी जापान और दक्षिण कोरिया का सेम पावरफुल पासपोर्ट है। थर्ड पर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड। ये 5 कंट्रीज़ हैं थर्ड पोजीशन पर। ज़्यादातर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है, लास्ट पर कौन सा है और इंडिया की रैंक क्या है, साथ ही इंडिया को कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। ये 4 पॉइंट्स आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो Q1 में फिलहाल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक है 80। ये जो रैंक है हमारी बदलती रहेगी, अलग अलग क्वार्टर्स में हमारी अलग अलग रैंक रहेगी। जैसे कि अगर हम 2025 को एक बार रिवाइज करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में Q1 में हमारी रैंक यहाँ पर 85 थी। Q2 में एक बार फिर से हम सेम पोजीशन पर थे 85 पर। फिर Q3 में जो हमारी पोजीशन थी वो 77 हुई है, यानी कि थोड़ी इंप्रूव हुई, और Q4 में वापस से हम 85 पर पहुँच गए थे। ठीक है, तो ये हमारा 2025 का जो है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का रैंक है। ओके, क्योंकि अब 2026 की जो इंडिया की रैंक है वो रिलीज़ हो चुकी है, तो हो सकता है सिर्फ आपसे इतना पूछ लिया जाए कि Q4 से अगर हम कंपेयर करें 2025 के, तो इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है या फिर घटी है? तो डेफिनेटली इंप्रूव हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जनवरी 2026 में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? कौन सी कंट्री है जिसने अनाउंस किया कि वो 7 यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विथड्रॉ करेंगे? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इजराइल देश। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो अमेरिका के बाद अब इजराइल ने भी संयुक्त राष्ट्र की 7 एजेंसियों और अन्य संगठनों से हटने की घोषणा कर दी है। इनमें यूनाइटेड नेशन की लैंगिक समानता इकाई जो कि है यूनाइटेड नेशंस वुमेन, और व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट भी शामिल हैं। यानी इन दोनों बॉडीज से भी इजराइल अपने आप को बाहर करेगा। रीज़न क्या है, आइए देखते हैं। कारण क्या है? इजराइल का दावा ये है कि ये जो संस्थाएं हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन कर रही हैं और उनकी गतिविधियों से इजराइल की संप्रभुता को डेफिनेटली खतरा है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि इजराइल ने अपने आप को जो है विथड्रॉ किया है 7 यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। सिमिलर जो डिसीजन है वो यूएसए ने भी लिया था, और हमने इसके बारे में कल चर्चा की थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भी डिसाइड किया है कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बाहर करेंगे। इन्होंने रीज़न ये बताया था कि इनके अकॉर्डिंग ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस यूएसए के जो फंडामेंटल फीचर्स हैं उनका उल्लंघन कर रही हैं। ठीक है, तो रीज़न था ये, और यूएसए ने डिसाइड किया कि वो 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बाहर करेंगे, इंक्लूडिंग हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करेंगे तो इंडिया और फ्रांस का ये इनिशिएटिव था, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है,
यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस वुमेन की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब यहाँ पर हमने बात करी है इजराइल देश की, तो चलिए हम थोड़े से स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं इजराइल से रिलेटेड। सबसे पहले ये एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा यहाँ पर चलती है इजरायली शेकेल, प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं बेंजामिन नेतान्याहू, राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग, यहाँ की संसद का नाम है नेसेट और यहाँ पर आधिकारिक भाषा चलती है हिब्रू। पड़ोसी देश इसके हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। भारत ने इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इजराइल में जो इंडियंस फंसे हुए थे वॉर के दौरान, उनको इंडिया वापस सेफली लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बन गई है? तो फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हमारी बन गई है राजस्थान का बामनवास कांकड़। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के कोटपूतली बहरोड जिले की बामनवास कांकड़ पंचायत राज्य उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है। पूर्णतः जैविक घोषित करने का क्या अर्थ है कि यहाँ पर जो किसान होते हैं उन्होंने रासायनिक उर्वरक, कृत्रिम कीटनाशक और आनुवांशिक रूप से परिवर्तित इनपुट्स का पूरी तरह त्याग कर दिया है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में हमारा पहला फुली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत राजस्थान में है और ये है बामनवास कांकड़। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंडिया का पहला फुली ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो ऐसा पहला स्टेट हमारा है सिक्किम। ठीक है, 2016 में उन्होंने ये स्टेटस अचीव किया था। और इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारी पहली फुल्ली ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, तो ये बन गई है लक्षद्वीप। ठीक है, और इसी तरह का सेम जो टारगेट है वो कर रहा है उत्तराखंड और त्रिपुरा, यानी कि अभी ये फुल्ली ऑर्गेनिक नहीं बने हैं लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं अपने आप को फुली ऑर्गेनिक बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला फुली ऑर्गेनिक राज्य हमारा सिक्किम है और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, जनवरी 2026 में मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? ये फेस्टिवल हाल ही में मनाया गया है केरला राज्य में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। जनवरी 2026 में मकर विलक्कू महोत्सव केरल राज्य के सबरीमाला मंदिर में मनाया गया, जो भगवान अय्यप्पन को समर्पित एक वार्षिक उत्सव है और मकर संक्रांति के अवसर पर ये आयोजित होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत सारे अलग अलग नामों से त्यौहार हैं जो विभिन्न राज्यों में मनाए जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी मनाई जाती है। तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है, ये 4 दिनों का पर्व होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पेड्डा पाडुंगा या संक्रांति मनाई जाती है और असम में माघ बिहू। तो ये अलग अलग जो त्यौहार हैं वो डिफरेंट राज्यों में मनाए जाते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक है, तो ये जो मकर विलक्कू महोत्सव है ये कौन से राज्य में मनाया गया? आंसर है केरला राज्य में। यहाँ पर बिहू की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। बिहू जो है वो असम में मनाया जाता है, लेकिन ये 3 तरह का बिहू होता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। पहला आपका हो गया बोहाग बिहू, ठीक है, और इसको आप रोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर हो गया काटी बिहू और इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है कोंगाली बिहू। ठीक है, और तीसरा यहाँ पर होता है माघ बिहू, जो एक और नाम से जाना जाता है जो कि नाम है भोगाली बिहू। ठीक है, तो ये जो बिहू हैं ये 3 तरह के बिहू होते हैं, अलग अलग महीने में मनाए जाते हैं। बोहाग बिहू लगभग अप्रैल के महीने मनाया जाता है, काटी बिहू अक्टूबर के आसपास मनाते हैं और माघ बिहू जो है ये जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी माघ बिहू असम ने मनाया है क्योंकि ये जनवरी मंथ चल रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन लॉन्च की है? कौन सा बैंक है जिसने इंडिया का पहला सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च कर दिया है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो ये वैन पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी पर आधारित है, जिससे बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में भी ATM संचालित किया जा सकेगा। उद्देश्य क्या है? डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना और बैंकिंग सेवाओं की पहुंच से बाहर रहने वाली ग्रामीण आबादी को डिजिटल वित्तीय प्रणाली से जोड़ना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंडिया का पहला सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किया है त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। ठीक है, इसके अलावा कौन सी हमारी बैंक है जिसने कि अपना पहला ATM इंस्टॉल किया है ट्रेन के अंदर? तो ऐसा करने वाला पहला हमारा बैंक बना है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है,
तो ये पहला ऐसा बैंक बना जिसने कि एटीएम को इंस्टॉल किया है ट्रेन में। कौन सी ट्रेन में? पंचवटी एक्सप्रेस में। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसी बैंक है? ये आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, यहाँ पे हमने बात करी है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली एटीएम वैन की। तो चलिए हम थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि भारत में पहली बार हुए हैं। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है मिजोरम। भारत की पहली मेगावाट स्तरीय जल गतिकी विद्युत परियोजना शुरू हुई है नंगल हाइडल नहर पंजाब में। रोलिंग बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। बांस के उद्यान थीम पर आधारित देश के पहले प्रकृति विषय वाले हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में इसको स्टैब्लिश किया गया। भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग बन गया है NH-45। भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाया जा रहा है बिहार के शहर पटना में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना है आंध्र प्रदेश का अमरावती। भारत में ट्रेन में एटीएम स्थापित करने वाला पहला बैंक बना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और ये इन्होंने पंचवटी एक्सप्रेस में अपना एटीएम इंस्टॉल किया है। ये हमने पीछे देखा। भारत की पहली नाइट सफारी कोकराल का निर्माण हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। और भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत 24/7 ऑन कोर्ट के नाम से इस्टेब्लिश हुई है केरला के कोलम राज्य में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत में पहली बार हुई हैं। इनका स्क्रीनशॉट आपको लेके रख लेना है और याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने हाल ही में लॉन्च कर दिया है डाइम प्लेटफॉर्म को। किस लिए? अपने लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मॉडर्नाइज करने के लिए। डाइम का फुल फॉर्म है डेपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसे भारतीय सेना और BISAG-N यानी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? यूनिट स्तर से लेकर सेना मुख्यालय तक लॉजिस्टिक्स वस्तुओं की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है डाइम जिसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ताकि जो इनके लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसको ये मॉडर्न बना सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने अनाउंस कर दिया है कि जो इनका रातापानी टाइगर रिजर्व था उसका नाम रखा जाएगा अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व के तौर पर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का ये 8वां टाइगर रिजर्व था रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसे अब डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाएगा। ये कौन थे? इन्होंने 1957 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका की खोज की थी जो रातापानी अभयारण्य के भीतर ही स्थित है। ठीक है, तो इनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए अब रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम इनके नाम पर रखा जा रहा है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। मध्य प्रदेश की यहाँ पर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में इन टोटल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? 9 टाइगर रिजर्व्स हैं। कौन कौन से हैं एक बार क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आओगे आपका कान्हा, देन दूसरा है पेंच, तीसरा आपका है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व। इसके बाद है फिर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। देन नेक्स्ट है इसके बाद संजय डूबरी टाइगर रिजर्व। फिर इसके बाद अगला है आपका वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसके बाद रातापानी टाइगर रिजर्व जो कि 8वां टाइगर रिजर्व था इनका, और सबसे लेटेस्ट और 9th टाइगर रिजर्व इनका माधव टाइगर रिजर्व है जिसको कि 2025 में टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला था, और इसी के साथ ही हमारा लेटेस्ट टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन से नंबर का? 58th नंबर का टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ इंडिया में कुल अभी 58 टाइगर रिजर्व्स मौजूद हैं। तो ये 9 टाइगर रिजर्व्स हो गए मध्य प्रदेश के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ष 2025 में भारत की गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता 22.6% की वृद्धि के साथ कितने गीगावाट तक पहुंच गई है? इंडिया की जो नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है वो 22.6% से इंक्रीज हुई है 2025 में, और अब ये कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई है? आंसर है 266.78 गीगावाट। ठीक है, तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हमारे मिस्टर प्रहलाद जोशी, इन्होंने एक रिपोर्ट में ये बताया कि वर्ष 2025 में भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता 266.78 गीगावाट तक हो गई है। वार्षिक वृद्धि की देखेंगे तो 2024 में ये क्षमता हमारी थी 217.62 गीगावाट, जिसमें 2025 के दौरान रिकॉर्ड 49.12 गीगावाट की नई क्षमता जोड़ी गई है। ठीक है, तो इसी के साथ बस वैल्यू याद रखिएगा कि वैल्यू अब कितनी हो गई है, हमारी कैपेसिटी कितनी हो गई है 266.78 गीगावाट, और कितने प्रतिशत से वृद्धि हुई है तो 22.6%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है,
जनवरी 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? इंडिया का ये ऐसा पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म है जिसको कि लॉन्च कर रहा है रिलायंस जियो। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी और इन्होंने पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की है। इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत गुजरात से होगी और ये जो नया एआई प्लेटफॉर्म है ये नागरिकों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर केंद्रित होगा, जो कठिन भाषा और डिवाइस की बाधाओं को दूर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडिया का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म है जिसको रिलायंस जियो लॉन्च कर रहा है। ऑप्शन में आपके पास एयरटेल है। एयरटेल के बारे में एक इंपॉर्टेंट 2026 का हम करंट अफेयर्स क्या जानते हैं। एयरटेल में नए एमडी और सीईओ अपॉइंट हो चुके हैं और इनका नाम याद रखिएगा, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है क्योंकि इनका नाम है मिस्टर शाश्वत शर्मा। ठीक है, और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये रिप्लेस कर रहे हैं मिस्टर गोपाल वित्तल को। ठीक है, तो नए अब एमडी और सीईओ एयरटेल इंडिया के लिए बन गए हैं मिस्टर शाश्वत शर्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2026 में एलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और वो किस देश से संबंधित हैं? एलिसा हीली ने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से और ये कौन से देश के लिए खेलती थी? तो ऑस्ट्रेलिया देश की प्लेयर हैं ये। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियाई महिला विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हीली ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एलिसा हीली ने वर्ष 2010 में 19 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था पहली बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये एलिसा हीली हैं और ये ऑस्ट्रेलिया देश को बिलोंग करती हैं। इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। इनके साथ साथ एक और प्लेयर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है और इनका नाम है उस्मान ख्वाजा। ठीक है, और याद रखिएगा ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही प्लेयर हैं। इन्होंने भी अनाउंस किया है कि अपने सभी इंटरनेशनल क्रिकेट से ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? खेलो इंडिया बीच गेम्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, ट्रेंडिंग एक करंट अफेयर्स आप कह सकते हैं इनको। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की जो मेडल टैली है वो भी रिलीज़ हो चुकी है और इसमें पहले स्थान पर रहा है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 के समग्र चैंपियन के रूप में उभरा और खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करेंगे तो ये इवेंट हुआ है दीव के घोगला बीच पर 5 से लेकर 10 जनवरी तक। ये इसका दूसरा संस्करण था और इसके लिए शुभंकर रखा गया पर्ण, जो कि एक है जीवंत डॉल्फिन। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, शीर्ष 3 राज्य यहाँ पर देखेंगे तो पहले स्थान पर है कर्नाटका कुल यहाँ पर 11 पदक के साथ, दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु कुल 8 पदक के साथ और तीसरे स्थान पर है मणिपुर कुल 7 पदक के साथ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्वर्ण पदक सब में सेम है, यानी कि तीनों ही जो टीम्स हैं इन्होंने स्वर्ण पदक इक्वल जीते, रजत भी इक्वल जीते। सारा डिफरेंस यहाँ पर ब्रोंज मेडल की वजह से आया है। जिनके पास ज़्यादा ब्रोंज मेडल थे उनको फर्स्ट पोजीशन मिली, जिनके पास कम थे उनको सेकंड और थर्ड मिला, इस तरह से। ठीक है, तो कर्नाटका, तमिलनाडु और मणिपुर ये टॉप 3 स्टेट्स हो गए खेलो इंडिया बीच गेम्स की मेडल टैली में। ओके, खेलो इंडिया के बहुत सारे एडिशन होते रहते हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं ये आजकल ऑनगोइंग हैं, इनके बारे में याद रखिएगा कि ये कहाँ पर हो रहे हैं, इनका वैल्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ये हो रहे हैं। ठीक है, 2 इसका फेज़ है, पहला आपका आइस स्पोर्ट्स है और दूसरा जो है वो स्नो स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये इवेंट हो रहे हैं फिलहाल लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आज का, जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है? अनंतपुर अनार कौन से राज्य का प्रोडक्ट है जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया? आंसर यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ए इज़ फॉर अनंतपुर एंड ए इज़ फॉर आंध्र प्रदेश, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली अनार की किस्म है अनंतपुर अनार, इसको जीआई टैग मिल चुका है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की गजक और रेवड़ी को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 2025 में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग मिला। कुछ अगर हम क्विकली रिवाइज करें तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला था और ये गुजरात का प्रोडक्ट थे। इसके अलावा जो पन्ना डायमंड्स हैं इनको भी जीआई टैग मिला था और ये मध्य प्रदेश का प्रोडक्ट थे। सिमिलरली लेपचा कम्युनिटी के कुछ वाद्य यंत्र थे जिनको जीआई टैग दिया गया था और ये कौन से राज्य का प्रोडक्ट थे? सिक्किम राज्य का। ठीक है, तो इस तरह से आप जो 2025 के इंपॉर्टेंट जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी क्लास एंड होती है। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा 3 क्वेश्चंस का टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है
और ये टेस्ट इसलिए रहता है ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के क्वार्टर 1 में भारत की रैंक क्या है। दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में हमने मनाया। और तीसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में अलिसा हीली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और वो किस देश से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। साथ ही अगर आपका कोई इंप्रूवमेंट है, कोई सजेशन है जो आप बताना चाहते हैं, तो आप वो भी कॉमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।